अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर निम्रा अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कम्प्लीमेंट सिस्टम। कम्प्लीमेंट सिस्टम में हम उसका एक पाथवे क्लासिकल पाथवे को देखेंगे। ये वीडियो मुझे बहुत पसंद है, उम्मीद है आप सबको भी बहुत पसंद आएगी क्योंकि इस वीडियो पे मैंने क्या किया है, जिसके जितने स्टेप हैं जो मुश्किल लगते हैं उसको कार्टून टाइप ड्रा किया गया है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि जैसे जैसे आगे जाती जाएगी इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है इसकी कि कम्प्लीमेंट सिस्टम को कम्प्लीमेंट सिस्टम कैसे नाम दिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था कि 18th सेंचुरी में हुआ क्या कि एक शीप का ब्लड लिया गया। जब शीप का ब्लड लिया गया तो देखा गया कि उस ब्लड के अंदर कुछ खास प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से उसके अंदर क्या है कि एंथ्रेक्स डिजीज है, उसके अगेंस्ट क्या थी, किलिंग प्रॉपर्टी थी कि मसलन ये शीप के ब्लड के अंदर क्या थी, एंथ्रेक्स डिजीज के अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी। और जब इसको हीट किया गया इसके ब्लड को तो वो जो प्रॉपर्टी थी ब्लड के अंदर वो क्या होगी, खत्म हो गई। इसी तरह बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने एक दोबारा रिसर्च की पिग के ऊपर। जब उन्होंने पिग के ऊपर की तो उन्होंने भी देखा कि उसके ब्लड के अंदर की, और ये वाला वो था जो कि रिसेंटली कवर्ड हुआ था किससे, कॉलरा से। उसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो कॉलरा इन विट्रो को किल कर सकता है। तो उसको भी जब हीट किया गया तो उन्होंने भी क्या किया, इस तो वो प्रॉपर्टी खत्म हो गई। तो इस तरह उन्होंने इसका नाम रख दिया हीट सेंसिटिव कंपोनेंट। में ब्लड के दो कंपोनेंट रखे, एक हीट सेंसिटिव कंपोनेंट और एक हीट स्टेबल। हम क्योंकि कम्प्लीमेंट सिस्टम की बात करें तो मैं सिर्फ हीट सेंसिटिव कंपोनेंट की बात कि ये हीट सेंसिटिव कंपोनेंट का नाम इनका पहले रखा गया। ये डिफरेंट रिसर्चेस की मैं बात कर रही हूँ। अब बाद में उन्होंने क्या किया, इस हीट सेंसिटिव कंपोनेंट को उन्होंने नाम दे दिया कम्प्लीमेंट। अब ये कम्प्लीमेंट क्यों दिया, क्योंकि इट कम्प्लीमेंट आवर इम्यून सिस्टम। कम्प्लीमेंट के मीनिंग क्या है, कम्प्लीमेंट के मीनिंग ये है टू इनहांस और टू मेक परफेक्ट और टू कंप्लीट समथिंग। तो इसने क्या किया, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को इनहांस करता है तो उन्होंने इसका नाम रख दिया कम्प्लीमेंट सिस्टम। लो जी, ये तो हो गई एक हिस्ट्री। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके नेम से। जैसे कि हमने पहले मैंने बताया कि ये क्या है, कम्प्लीमेंट सिस्टम या कम्प्लीमेंट कैस्केड, ये इसका नाम है। ठीक है, अब कम्प्लीमेंट जो हमने नाम रखा वो इसलिए रखा कि इट इनहांस द इम्यून सिस्टम, कि ये इम्यून सिस्टम को इनहांस करता है, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया कम्प्लीमेंट। और कैस्केड का नाम क्यों रखा, कैस्केड कहते हैं एक वाटरफॉल को। यहाँ पे एक वाटरफॉल मैंने दिखाई हुई है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। तो वाटरफॉल के अंदर क्या खसूसियात होती हैं, मसलन जैसे जैसे ये नीचे आता है पानी तो इसका प्रेशर भी बढ़ता जाता है और उसकी क्वांटिटी भी, मतलब पानी भी ज्यादा हो जाएगा और उसकी एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये इसके लिहाज से इन्होंने इस नाम इसलिए रखा क्योंकि इसमें ये एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप आएगा, ये तीसरा स्टेप आएगा। जैसे जैसे आते जाते ये स्टेप मोर पावरफुल होता जाएगा और मोर इनर्जेटिक, और हर एक स्टेप दूसरे स्टेप को क्या करेगा, इनिशिएट करता जाएगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसका नाम कैस्केड रखा। तो एक सादा सा इंट्रो में यहाँ पे बताती जाती हूँ कि ये कम्प्लीमेंट कैस्केड या कम्प्लीमेंट फिक्सेशन कैस्केड या कम्प्लीमेंट सिस्टम, ये क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी ये क्या है, इनेट इम्यूनिटी इट्स मीन ये अडेप्टिव नहीं है। अगर ये अडेप्टिव नहीं है तो ये ड्यूरिंग लाइफ टाइम चेंज नहीं होगी। इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी पे मेरी वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें इनेट और अडेप्टिव में क्लियर कट वो डिफरेंशिएट बताया गया। इट इज द पार्ट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी, और ये किस पे कंसिस्ट होता है, ये कंसिस्ट होता है प्रोटीन पे, जिसे हम कहते हैं कम्प्लीमेंट प्रोटीन।
तो ऑलमोस्ट मोर देन 30 कंप्लीमेंट प्रोटीन है हमारी बॉडी के अंदर, और ये कहाँ से बनती हैं? ये लीवर के अंदर बनती हैं। ठीक है, इनकी फॉर्मेशन लीवर के अंदर होती है, उसके बाद ये कहाँ आ जाती है? ब्लड में। तो बेसिकली ये कहाँ किस फॉर्म में होती है? ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी होती है। लीवर से ब्लड के अंदर ये इनएक्टिव है, तो इसमें खास किस्म का स्टिमुलस या ट्रिगर आएगा जिससे वो क्या होगी? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब जैसे कि C5 है तो इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है? C5A एंड C5B। C3 की बात करें तो ये इनएक्टिव है C3, और C3A और C3B ये क्या? उसकी एक्टिव फॉर्म है। चलें जी, अब हम इसकी पढ़ते हैं डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। कौन सा इम्यून सिस्टम? इन्नेट। ठीक हो गया। दैट enhance the ability of antibody and phagocytic cell to clear microbes and damaged cell from the organism, to promote inflammation and to attack microbes membrane। ये एक डेफिनेशन है। अब इसी डेफिनेशन के अंदर इसके फंक्शन भी आ जाते हैं। अब वो मैं बताती हूँ कैसे। ठीक है, मैं मार्कर चेंज करती हूँ। इट इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम कौन सा? इनेट। इनहांस मीन कंप्लीमेंट किसको? एंटीबॉडी एंड फेगोसिटिक सेल मीन हमारे इम्यून सिस्टम को। अब इसका फंक्शन नंबर 1 टू क्लियर माइक्रोब एंड डैमेज सेल मीन नंबर 1 क्या हो गया? ऑप्सोनाइज एंड फेगोसाइटोसिस। ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे। C3B जो हमारा कंप्लीमेंट प्रोटीन बनेगी, क्या होता है? जब कोई बैक्टीरिया आता है तो उसके ऊपर ये C3B फैक्टर जाके लग जाते हैं, क्योंकि इस पर लाइपोपोलिसैकेराइड होती है इनकी सेल वॉल के अंदर, तो ये उसके साथ जाके ये उसके LPS के साथ लग जाते हैं। अब ये जब लगते हैं तो ये हमारे आगे फेगोसिटिक सेल, मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल, उनके अंदर रिसेप्टर होते हैं CB रिसेप्टर, तो वो इसको क्या करते हैं? बैक्टीरिया को अपने सेल सरफेस से अटैच करेंगे और इसके अंदर ऐसे करके अंदर ले जाएंगे और इसको खा जाएंगे। तो नंबर 1 क्या हो गया? ऑप्सोनाइज एंड फेगोसाइटोसिस। तो ये क्या हो गया? नंबर 1 क्लियर माइक्रोब एंड डैमेज सेल फ्रॉम द, ये हमारा फर्स्ट हो गया। नंबर 2 पे मैंने लिखा हुआ है कि प्रमोट इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन भी हमारा क्या है? इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। जैसे कि नंबर 1 से हमारी सरफेस बैरियर आता है, नंबर 2 में हमारे सेलुलर रिस्पॉन्स आते हैं, नंबर 3 ह्यूमरल जिसमें हम जो कि अब हम पढ़ रहे हैं, कंप्लीमेंट जिसमें आता है नंबर 3 इन्फ्लेमेशन। तो इसमें क्या होता है कि हमारा कंप्लीमेंट ये एनाफाइलाटॉक्सिन है कि ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर को रिक्रिएट करता है, जिसपे हम पढ़ेंगे C3A, C4A, C5A ये वाले। जैसे कि C3A का हमने कहा कि ये मैस्ट सेल किस की तरफ को अट्रैक्ट करते हैं और उसकी डीग्रेनुलेशन करके रिलीज करते हैं हिस्टामिन। और ये क्या है? ये न्यूट्रोफिल को क्या करते हैं? न्यूट्रोफिलिक एंट्री करवाते हैं। ठीक हो गया। तो ये एनाफाइलेटॉक्सिन है, तो ये क्या है? इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। नंबर 3 में मेम्ब्रेन अटैक है, जिसपे हम आगे जाकर पढ़ेंगे मैक जो हम पढ़ेंगे जिसे टर्मिनल कंप्लीमेंट कंपोनेंट भी कहते हैं। तो ये 3 फंक्शन हो गए कि मेम्ब्रेन अटैक जिसमें लाइसिस आएगा, ये लाइसिस करवाते हैं। लाइसिस, एनाफाइलेटॉक्सिन, ऑप्सोनाइज है, फेगोसाइटोसिस। तो ये हम क्या पढ़े? ये C5B to C9 तक को मैक कहते हैं। तो ये हमारी होगी डेफिनेशन इसके अंदर कवर। अब आगे हम पढ़ते हैं ये वाले।
अब ये कंप्लीमेंट जो प्रोटीन है ये नॉर्मली हमने कहा है इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं। अगर ये इनएक्टिव फॉर्म में है तो इनको एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, किस तरह ये एक्टिव होती है? तीन पाथवे हैं, क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे और लैक्टिन पाथवे। ये तीन पाथवे इस कंप्लीमेंट जो कि ब्लड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हैं इसको एक्टिव करते हैं। तो ये एक्टिव होंगे, आगे जो इनका प्रोसेस होगा वो क्या होता है, सेम होता है। सबसे पहले क्लासिकल सिंपल सा इंट्रो बता दूं। यहाँ पे क्लासिकल पाथवे मोस्टली एंटीजन एंटीबॉडी जब कम्प्लेक्स बनता है माइक्रोब के आने पे तो ये क्लासिकल पाथवे एक्टिव होता है जो कि आगे कंप्लीमेंट कैस्केड शुरू कर देता है। अल्टरनेटिव पाथवे स्पॉन्टेनियसली होता है या माइक्रोब कि इटसेल्फ सरफेस से ये एक्टिव हो जाता है। ये क्या होता है कि स्पेशली माइक्रोब्स जिनकी सरफेस पे क्या होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, उनके साथ ही एक्टिव होता है। ये सिंपल सा इंट्रो, क्योंकि जैसे हम साथ साथ पढ़ेंगे डिटेल उनके साथ साथ आ जाएगी। अब कंप्लीमेंट जो पाथवे है या कैस्केड है वो इन तीन किसी एक पाथवे से शुरू हो गई है, तो एंड रिजल्ट सभी के सेम है। ये यहाँ पे दो बुलेट दिखाई गई हैं, ये है C3 कन्वर्टेज और ये है C5 कन्वर्टेज। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपको ये चाकू नजर आ रहा है, ये क्या, मैक, और ये है बैक्टीरिया, ये कौन सा बैक्टीरिया, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बनाया गया है जो कि निजेरिया। अब एंड फंक्शन जो बताया है, सिर्फ इनका फंक्शन ये नहीं होता कि मैक का, बल्कि हर एक ये जो इनका भी स्पेशली फंक्शन है। C3 कन्वर्टेज जब एक्टिव होगा ये C3A एंड C3B में कन्वर्ट होगा। C5 जब होगा C5 कन्वर्टेज के थ्रू एक्टिव तो ये C5A एंड C5B में कन्वर्ट होगा। अब C जो 3A है, मैंने पहले बताया, ये क्या करता है, मैस्ट सेल, ये मैस्ट सेल बनाया गया। इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, हिस्टामिन और ये चीज़। तो जब ये C3A ये ब्लड के अंदर सारा है, तो ब्लड के अंदर ये क्या, मैस्ट सेल को अट्रैक्ट करेंगे और उनकी डीग्रेनुलेशन करवाएंगे, उनकी ये ग्रेन्यूल्स जो रिलीज हो जाएंगे तो उससे क्या हो जाएंगे, हिस्टामिन और ब्रेडेकाइनिन। तो इनका रोल किसके ऊपर हुआ, वेस्कुलर परमिएबिलिटी और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन पे हो गया। ठीक हो गया। और C3B हमने पहले में बताया ये ऑप्सोनिन है। ये क्या है, ऑप्सोनिन है। ये बैक्टीरिया सेल सरफेस के ऊपर जाके लग जाता है और फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ऑप्सोनिन है। और इसी तरह ये जो इम्यून कम्प्लेक्स बनते हैं एंटीजन एंटीबॉडी, तो ये इम्यून कम्प्लेक्स को क्या करता है, क्लियर कर देता है। तो इससे क्या होगी, जो ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं उनको भी क्या करता है, क्लियर कर देता है। ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि ये C5 कन्वर्टेज फॉर्मेशन में हेल्प करवाता है और इनडायरेक्ट मैक फॉर्मेशन में। तो ये वाले फंक्शन भी जो इनके वो भी इनडायरेक्ट C3B में भी आ जाते हैं। अब C5A क्या है, न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन करवाते हैं, पायोजेन जिससे बनते हैं। तो ये नॉर्मल प्रोसेस क्या है, इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं। और C5B का जैसे कि पहले बताया गया है कि ये क्या करते हैं, आगे फर्दर कैस्केड जो पाथवे है उसको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, लास्ट पे मैक फॉर्मेशन करवाते हैं। मैक जो होता है ये क्या करता है, होल प्रोड्यूस करता है, होल फॉर्मिंग है। और ये किसके अगेंस्ट, स्पेसिफिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया निजेरिया के अगेंस्ट ये वाला दिखाया गया। अब क्लासिकल पाथवे का मैं बताती जाऊं। क्लासिकल पाथवे के जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ये एक्टिव कैसे होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जब बनता है। और दूसरा इसका क्या है, इटसेल्फ, ये क्या होता है, माइक्रोब सरफेस से। ठीक हो गया। और ये क्लासिकल पाथवे जो सबसे पहले ये क्या हुआ, ये वाला पाथवे डिस्कवर हुआ था। और इसका जो ट्रिगर है, सबसे पहले जो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है क्लासिकल, वो क्या है, C1। ठीक है,
टोटल जो हम इस सिस्टम में पढ़ेंगे कितनी होती है, 9 तक होती है। तो C1 से ये स्टार्ट होता है, उसके आगे C1 के डिफरेंट पार्ट हैं, जैसे QRS, ये मैं नीचे बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे एक मैंने लिखा हुआ है कि क्लासिकल पाथवे इनिशिएट फॉलोइंग बाइंडिंग ऑफ C1Q टू द सरफेस ऑफ पैथोजन एंड एंटीबॉडी। अब पहले मैं पीछे बताई थी कि एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स, यहाँ पे मैं कह रही सरफेस जो जिससे अल्टरनेटिव पाथवे, तो ये क्या, ये मैं आगे जाकर इसको बताती हूँ कि मैं एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस पे गौर क्यों बार बार कह रही हूँ। यहाँ पे जो क्लासिकल पाथवे में C1 है कम्प्लेक्स, वो इस तरह है जैसे आप देख रहे हो कि माचिस की एक तीली है, उसको आग लगाई गई है। तो ये क्या है, फर्स्ट स्टिक है, ठीक है, फर्स्ट स्टिक है। तो ये C1 कम्प्लेक्स का मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया गया है, जिसके अंदर ये वाला जो 6 मॉलिक्यूल्स की क्या Q है, इसका कैसे C1 कहते हैं, Q R के 2 होते हैं और S के भी 2 होते हैं। और ये जो दो हैं, ये दो क्या है, सीरीन, ये प्रोटीएज है, ठीक है, ये प्रोटीएज है। जैसे कि पहले बताया कंप्लीमेंट प्रोटीन कहाँ बनती है, लीवर में। तो ये वाले दो कंपोनेंट ये लीवर के अंदर बनते हैं, ये वाला जो है ये एक्स्ट्रा हेपेटिक है, ये मैक्रोफेज के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। तो ये क्यू है और क्यू है, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में, ब्लड में पड़ा, अभी एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स नहीं आया जिसने इसे एक्टिव किया। ये उसके आर कंपोनेंट और आगे यहाँ पे एस के 2 होते हैं इस तरह की, ये एस कंपोनेंट इसका। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही फर्स्ट ही किया C1Q एक्टिव हुआ है, तो इसने आगे क्या किया, पूरी मैच बॉक्स को ही आग लगा दी, में पूरे कैस्केड शुरू हो जाएगी इससे 1/2 और 3। अब हम थोड़े से फीचर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है, ये सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था पाथवे, कौन सा था, क्लासिकल पाथवे, ठीक है। और इसके अलावा इसको जरूरत होती है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इसको नीड होती है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स क्या करता है, एक्टिव करता है C1Q को। तो इसको हमने एंटीबॉडी की जरूरत है, इसको हमने स्पेसिफिक पाथवे का भी नाम दिया, स्पेसिफिक पाथवे, दूसरे जो है नॉन स्पेसिफिक जिसमें एंटीबॉडी। हम कह रहे हैं कि ये इनेट का पार्ट है, इनेट इम्यूनिटी कम्प्लीमेंट। यहाँ पे एंटीबॉडी तो कहाँ होती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी में। इट्स मीन ये पाथवे क्या है, ब्रिज है बिटवीन इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए। तो अगर एंटीबॉडी नीड है तो ये क्या है, सेकेंड एक्सपोजर में एक्टिव होता है। अब आपको इसकी समझ लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ अल्टरनेटिव पाथवे के साथ। अल्टरनेटिव पाथवे क्लासिकल पाथवे के बाद डिस्कवर हुआ था। इसको एंटीबॉडी की नीड नहीं होती, बल्कि ये जैसे ही स्पॉन्टेनियस एक्टिव हो जाता है या फिर माइक्रोब जब आके लगता है उसकी सरफेस से ही ऑटोमेटिकली एक्टिव। तो ये प्योर क्या, इनेट है। तो ये क्या होगा, फर्स्ट एक्सपोजर मीन जब पहला एंटीजन आता है तो जो कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिव होता है वो कौन सा, अल्टरनेटिव, ठीक है, कंप्लीमेंट सिस्टम जो एक्टिव होगा अल्टरनेटिव पाथवे में। अब जब सेकंड एक्सपोजर उस एंटीजन को होगा तो उसकी अगेंस्ट क्या होगी, एंटीबॉडी बनी होगी। तो उसकी वजह से अब ये जो पाथवे शुरू होगा वो क्लासिकल पाथवे के थ्रू अब हमारा कंप्लीमेंट पाथवे स्टार्ट होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसलिए जो मोस्टली हमारा पाथवे यूज होते हैं वो कौन सा, कंप्लीमेंट अल्टरनेटिव पाथवे है, जो कि अबंडेंटली यूज होते हैं। लेकिन हम क्लासिकल पाथवे, लेकिन क्लासिकल पाथवे में आप बताते जो पीछे मैंने कहा कि इसको दो सिस्टम, एक एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स के थ्रू एक्टिव, दूसरा डायरेक्ट, जैसे कि माइक्रोब सरफेस। तो इस माइक्रो सरफेस में क्या होती है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल पैटर्न होता है खास किस्म को, जिससे पता चलता है कि ये फॉरेन है और वो क्या स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी की एक प्रॉपर्टी है, इस पे भी वीडियो है, एंटीबॉडी डाइवर्सिटी स्पेसिफिसिटी। अगर आप इनको डिफरेंस नहीं पता तो लाजमी वहां से देख लीजिए, फिर आपको इसकी समझ लगेगी। एंटीबॉडी स्पेसिफिटी होती है कि एंटीजन को अच्छी तरह रिकॉग्नाइज करना, तो इसलिए ये एंटीबॉडी की इस खसूसियात की वजह से कंप्लीमेंट सिस्टम को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। मीन अल्टरनेटिव पाथवे पहले शुरू होता है, इसके बाद जो क्लासिकल पाथवे एंटीबॉडी के जरिए वो ज़्यादा उसके नीचे परफेक्ट होता है।
तो ये हम ब्रीफली सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम इसके आते हैं स्टेप की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे आपको नजर आ रहा है माइक्रोब है, उसके ऊपर खास किस्म के एंटीजन है ये रेड कलर में। तो अब उसके अगेंस्ट क्या एंटीबॉडी आके लगी है, ये ब्लू कलर की एंटीबॉडी आके लग गई है। अब जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स माइक्रोब के बनता है तो हमारी सबसे पहले जो क्या था C1 जो हमारी कम्प्लेक्स है वो क्या होगा एक्टिव हो जाएगा। अब लो जी C1 कम्प्लेक्स आ गया जिसमें ये Q है। C1Q क्या होगा एक्टिव होगा, इसके अंदर कन्फर्मेशन चेंज मीन ये वाले जो ऐसे कह लो रोटेट होंगे, इसमें कन्फर्मेशन चेंज होगी। C1Q अब क्या हो गया C1Q क्या हो गया एक्टिव हो गया। जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ये सिग्नल देगा, यहाँ पे R है, R को ये क्या है सीरीन प्रोटीएज, ये सीरीन प्रोटीएज को क्या कर देगा एक्टिव कर देगा। सीरीन प्रोटीएज एक एंजाइम है जो कि क्लीव और एक्टिव करके नीचे सिग्नल जाएगा। ये एस है, ये आपको सा नजर आ रहा कि कटिंग प्रॉपर्टी है इसके अंदर। तो ये सीरीन ये क्या है एस कंपोनेंट है उसका, तो ये इसको सिग्नल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा। अब जितने भी हमारी कंप्लीमेंट प्रोटीन है 1 to 9 जो कि इम्यून सिस्टम, तो सारी के ब्लड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इसके पास आएगी ये एक C4 कंप्लीमेंट जो प्रोटीन है वो आएगी। C4 जब इसमें से गुजरेगी C1 कम्प्लेक्स इसको क्या कर देगा डिवाइड कर दो C4A में जो कि स्मॉल पोर्शन है और C4B जो कि लार्ज पोर्शन है उसमें। अब इसके बाद इसकी वजह से दूसरी इसके साइटोकाइन रिलीज होंगे, दूसरी कंप्लीमेंट प्रोटीन होगी, ये क्या है C2। तो ये इसमें से गुजरेगी C1 कम्प्लेक्स में से, उसको डिवाइड कर देगा C2A एंड C2B। यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा याद रखिएगा, सिंपल सा हम बताती जाऊँ इधर कि जो हमारे A हैं वो क्या हो जाएंगे, जो हमारा साइकिल ये हम ड्रा कर उससे क्या होते जाएंगे आउट होते जाएंगे। जो B है वो साइकिल के इन रहते जाएंगे और आगे स्टेप लेते जाएंगे। अब आगे क्या होगा 4A एंड 2A, ये यहाँ पे 4A एंड 2A ये साइकिल से बाहर चलेंगे। ये कहाँ चलेंगे ब्लड में, या ब्लड के अंदर ये सब कुछ है ब्लड में चलेंगे। ये 4B एंड 2B, ये 4B है C4B एंड C2B ये यहाँ पे आगे माइक्रोब की सरफेस के साथ अटैच हो गए हैं। अब ये C4B एंड 2B में मिलके क्या बनाया असल में ये क्या C3 कन्वर्टेज, C3 कन्वर्टेज है ये C3 कन्वर्टेज आप देख रहे हैं। उसी तरह दूसरा सा है जो कि कटिंग प्रॉपर्टी रखता है इसको हमने क्या कह दिया C3 कन्वर्टेज C4B एंड C2B को। अब इसने किसको डिवाइड करना है, किस कंप्लीमेंट प्रोटीन को जो इनएक्टिव C3 से ये C3 को C3A एंड C3B में कन्वर्ट करके जो मोस्ट अबंडेंट कंप्लीमेंट प्रोटीन है हमारी ब्लड के अंदर वो C3 होती है। अब एज यूजुअल ये क्या होगा C3 ये नेक्स्ट पार्ट में C3 क्या हो जाएगा सेल से आउट हो जाएगा, C3 भी आकर अटैच हो जाएगा। ये C3A आउट हो गया तो ये C3B आके लग गया, ये क्या 4B एंड ये 2B एंड 3B आके लग गया। अब आगे ये जो 4B है ये असल में क्या है, ये क्या है C5 कन्वर्टेज है। इसको C5 यहाँ पे आप देख रहे हो सा ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये आगे क्या डिवाइड करेगा C5 को C5A में एंड C5B में जो लार्ज पोर्शन है। ठीक हो गया। अब जैसे मैं पीछे बनाया था जो C3A है ये क्या करेगा मैस्ट सेल के रिसेप्टर के साथ लगेगा, उसकी डीग्रेनुलेशन करवाएगा। ठीक होगा। और जो यहाँ पे आगे आप देखिए उसी तरह स्टेप आगे जा रहा है। ये आगे स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये C5 पे साइकिल से आउट हो जाएगा और जो C5B है वो आके सेल पे लग जाएगा। ये हमने क्या बनाया था, ये C5 कन्वर्टेज है। तो C5B आके इस माइक्रोब की सरफेस पे लग गई। यहाँ पे हार्ट क्यों मैंने बनाया ये इसकी मैं वजह बताती हूँ। हार्ट इसमें कि अब ये दूसरे फैक्टर को अपने अंदर खींचेगा। अब वो कौन से फैक्टर हैं C6 C7 C8
और C9 की पॉलीमर फॉर्म में इसको इसके साथ आके माइक्रोब की सरफेस का लगाएगा। अभी आप अगले डायग्राम में देख रहे हो कि ये आके सारे क्या हो गए, इसके साथ लग गए माइक्रोब की सरफेस के साथ जिसको हमने ये C5B, ये 5B है, C5B, C6, C7, 6A, 8 और 9 पॉलीमर, ये सबको हम क्या कहते हैं, मैक या टर्मिनल कंप्लीमेंट कंपोनेंट। अब इसमें क्या होता है कि आप इसमें देख रहे हो ये 9 जो पॉलीमर आके लगे ये सा है और ये उनके टूथ हैं। मीन इसने उसकी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर होल पैदा कर दिए हैं, होल करके उसकी क्या करवा दी है, लाइसिस। तो यहाँ पे उसके क्या हो गया, ये अब बैक्टीरिया का वोल्केनिक करप्शन हो गया, वो डेथ हो गया, उसकी दी एंड हो गया है कंप्लीमेंट सिस्टम में अल्टीमेट क्या। और जो कि C5 भी हमने पीछे यहाँ से रिमूव किया था, C5 है, उसने क्या न्यूट्रोफिल को, मोर न्यूट्रोफिल एंड फेगोसाइट को अट्रैक्ट करेगा और क्या करेगा, दूसरी ब्लड के अंदर भी दूसरी एक्टिविटी करवाएगा। अब हम पढ़ते हैं कंप्लीमेंट सिस्टम की रेगुलेशन। असल में रेगुलेशन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कंप्लीमेंट जो सिस्टम है उसके अंदर पोटेंशियल है टू अटैक और टू डिस्ट्रॉय होस्ट सेल, तो इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, वरना ये क्या करेगा, बॉडी को, ये सेल को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। तो ये कंट्रोल कैसे होता है, रेगुलेशन होती है इसमें कंप्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन के थ्रू होता है। कि क्या होता है, जो हमारे बॉडी के जो होस्ट सेल है उसके ऊपर क्या होती है, कंप्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन होती हैं। जो पैथोजेनिक सेल हैं, जो पैथोजेन है उसके ऊपर ये नहीं होती। इस तरह कंप्लीमेंट क्या करता है, उनको तो किल कर देता है लेकिन जो हमारे बॉडी के सेल है उन पे अटैक नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि जो हमने ये जो पीछे हमने ये डायग्राम्स देखी थी कि कैस्केड की, अब 3 रेगुलेशन है, स्टेप नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 है जो कि C1 के लेवल पे आता है, नंबर 2 C3 के लेवल पे, नंबर 4 जो मैक या टर्मिनल कंप्लीमेंट कैस्केड है उसके लेवल पे आता है। तो जो C1 है उसके लेवल पे जो आता है, मार्कर में चेंज कर, C1 के लेवल पे जो आता है C1 इनहिबिटर या C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर कहते हैं उसको। जो C3 के लेवल पे है, जो C3 इनहिबिटर है वो कौन से हैं वो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे उसका क्या नाम है, CD55 और डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर, ठीक है। और ये वाले कौन से हैं इसको भी हम देखते हैं। पहले मैं ये वाला रिमूव करती हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए ये लिखने के लिए, ठीक है। ये मैंने कहा है कि ये C1 जो इनहिबिटर है, C1 इस कम्प्लेक्स को इनहिबिट करते हैं। ये C1 R और S की एक्टिवेशन को रोकते हैं। जब ये एक्टिव नहीं होगा तो आगे ये पाथवे भी नहीं होंगे, ठीक है। C1 इनहिबिटर क्या करेगा, पाथवे को इनहिबिट कर देगा। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, C1 इनहिबिटर नहीं होगा, इनहिबिटर नहीं है तो ये क्या होगा, ये पाथवे एक्टिव ही रहेगा हर वक्त, तो ये हर वक्त एक्टिव ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो फैक्टर 4 है जो कि मोस्टली हम यूज होता है, जो C1 यूज करते हैं सबसे इनिशियल, तो क्या होगा, C फैक्टर 4 जब इतना ज्यादा यूज होगा तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा, फैक्टर जो कंप्लीमेंट फैक्टर 4 कम हो जाएगा और जो C3A है ये क्या होगा, ज्यादा बनेंगे। जैसे कि C3A ज्यादा बनेंगे तो हमें पता है ये क्या करता है, मैस्ट सेल पे, और वहां से वेस्कुलर परमिबिलिटी ज्यादा। ये डिसऑर्डर है, ये मैं अगली स्लाइड पे कंप्लीमेंट के डिसऑर्डर बताती हूँ। इसी तरह जो C3 इनहिबिटर है ये CD4, ये क्या है, जो हमारे बॉडी में RBC सेल है उनके ऊपर क्या होती है, GPI एंकर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो इसके साथ कनेक्ट होते हैं CD55 या DAF। तो इसकी वजह से ये क्या होता है, कंप्लीमेंट अटैक नहीं हो पाता DAF या CD55 के थ्रू। और अगर सोचे डिसऑर्डर में क्या होगा, अगर GPI एंकर में कोई डेफिशिएंसी हो जाए या ना बने तो ये CD55 RBC के साथ अटैक नहीं होंगे अटैच,
तो कंप्लीमेंट क्या करेगा, आरबीएस पे अटैक करेगा और हिमोसिस शुरू हो जाएगी। ये भी एक डिसऑर्डर है जो कि अगली स्लाइड में बताती हूँ। ठीक हो गया। और जो मैक है ये क्या करता है, ये इसका CD59 या प्रोटेक्टिन हमने इसको कहते हैं, तो ये क्या करते हैं, पोलीमराइजेशन ऑफ कंप्लीमेंट फैक्टर 9। तो इससे क्या होगा, इनहिबिट मैक, ये पोलीमराइजेशन नहीं होने देगा तो मैक भी नहीं बनेगा। मैक नहीं बनेगा तो जो नज़ेरिया है वो भी उनका रिकरेंट इन्फेक्शन होगा। तो C1 इनहिबिटर ने क्या किया, इस पाथवे को यहीं पे ब्लॉक कर दिया, आगे कोई नहीं होने दिया। C3 ने क्या किया, C3 के लेवल पे इनहिबिट किया, जिसे हम डी जो के आरबीसी के ऊपर नॉर्मली ये होते हैं इसकी फैक्टर, इसको प्रिवेंट करते हैं। जो आगे मैक है वो आगे स्टेप है मैक। ये 3 स्टेप है जहाँ पे इनहिबिशन होती है, अगर यहाँ पे नहीं होगी तो अब डिसऑर्डर आते हैं। अब डिसऑर्डर हम देखते हैं। कंप्लीमेंट जो डिसऑर्डर है वो क्या होते हैं, 2 तरह के होंगे, एक तो कंप्लीमेंट प्रोटीन की वजह से या कंप्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन डिसऑर्डर, ये ज्यादा या कम होती है, हाइपोग्लाइसीमिया पर होता है, हाइपोकम्प्लीमेंटेमिया। कंप्लीमेंट प्रोटीन की वजह से हम पढ़ते हैं डेफिशिएंसी इन कंप्लीमेंट प्रोटीन। अब कंप्लीमेंट जो प्रोटीन है 2 तरह की होती है, अर्ली होती है कंप्लीमेंट प्रोटीन और एक होती है लेट कंप्लीमेंट प्रोटीन। अर्ली वो है जो हमने 1 to 4 पढ़ी है और लेट वो है जो 5 to 9। तो अर्ली में क्या हुआ, जब अर्ली की डेफिशिएंसी होगी तो इससे क्या होगा, रिकरेंट ईएनटी, साइनस और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गई। ई से याद रखिएगा ईएनटी। और दूसरा इसमें एसएलई होगा। एसएलई क्यों होगा, क्योंकि जो C1Q है वो आगे जाके क्या बनाता है C3B, और ये क्या करते हैं, अम्यून जो कम्प्लेक्स होता है उसको क्लियर करते हैं। जब अम्यून कम्प्लेक्स क्लियर नहीं होगा तो ऑटो एंटीबॉडीज क्या हो जाएंगी, ऑटो एंटीबॉडी अकमुलेट हो जाएगी और वो क्या करे, ऑटोइम्यून डिजीज जैसे एसएलई वो होगा। तो अर्ली में क्या हुआ, ईएनटी साइनस और पायोजेनिक इन्फेक्शन होंगे। और दूसरा ऑटोइम्यून एसएलई मीन अर्ली में ऑटोइम्यून होती हैं अगर डेफिशिएंसी हो जाए। और लेट जो कि 5 to 9 हमें कहते हैं मैक कम्प्लेक्स बनाता है, तो लेट में क्या होगा, नज़ेरिया इन्फेक्शन बाबर होंगे उन पेशेंट में जिनमें ये लेट कंप्लीमेंट प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी। दूसरा हमने पढ़ा है कि कंप्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन। कंप्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन में हम 2 पढ़ते हैं, C1 जो C1 इनहिबिटर आते हैं और दूसरा मैंने बताया था DAF या CD55। इसमें क्या है, C1 इनहिबिटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, जो कंप्लीमेंट कैस्केड क्या हो जाएगा, एक्टिविटी क्या हो जाएगी इसकी, वो इन्हांस हो जाएगी, मीन इनहिबिशन रहेगी नहीं तो बस रेगुलेशन या एक्टिवेशन रहेगी। इसकी वजह से क्या होगा, C1 क्या करता है, क्लीव करता है C4 को, तो C4 कंप्लीमेंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और C3B क्या है, C3A वो ज्यादा बना है, C3A आगे क्या करता है, मैस्ट सेल को क्या करता है, डीग्रेनुलेशन करवाता है, क्योंकि ये मैस्ट सेल है, इसके ऊपर C3A रिसेप्टर है और ये C3A इसके साथ लगता है और डीग्रेनुलेशन होगी तो उससे ज्यादा का हिस्टामिन ब्रेडिकाइनिन रिलीज होगा। और जैसे कि पहले बताया, वेस्की परमेबिलिटी जब वेसल की ज्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा, एंजियो अडीमा, वेसल का अडीमा डेवलप हो जाता है उन पेशेंट में। तो इसीलिए जिनमें C1 इनहिबिटर डेफिशिएंसी होती है जिन पेशेंट है, उसमें हम क्या ACA इनहिबिटर जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है वो नहीं देते, ये कहती कंट्राइंडिकेशन, क्योंकि ACA इनहिबिटर भी ब्रेडिकाइनिन का लेवल ज्यादा करते हैं और इनमें तो पहले ही ज्यादा होगा तो वो एंजियोडीमा को वो कर देगा, वर्स कर देगा ज्यादा। तो इसलिए इस इनहिबिटर इन पेशेंट में नहीं देने जिनमें C1 इनहिबिटर की डेफिशिएंसी होती है। जो है डेफ, तो इसमें क्या है, इसमें पहले बताया कि जो नॉर्मल आरबीसीज होते हैं उनके पते GPI एंकर प्रोटीन होती है जिसके साथ डेफ होता है। तो डेफ क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है कंप्लीमेंट सिस्टम में। तो जिन पेशेंट में म्यूटेशन होती है पीगा जीन की जिससे आगे बनता है GPI, तो पीगा जीन की म्यूटेशन से GPI नहीं बनेगा, GPI जब नहीं होगा तो ये डेफ इसके साथ अटैच नहीं होगा, तो ये
ऐसे नेकेड होंगे आरबीसी। तो इनमें क्या होगा, कंप्लीमेंट अटैक होगा, ये वेसल के अंदर आरबीसी होती है। ये क्या होती है, इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या है, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हेमाचूरिया हो जाता है इन पेशेंट में। इसमें बताया कि इंट्रावेस्कुलर जो हेमोसिस होती है तो हेप्टोग्लोबिन का लेवल क्या होता है, लो हो जाता है और इनमें डार्क यूरिन होता है। और वेस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसमें क्या होते हैं, वीनस एटिपिकल थ्रोम्बोसिस होती है। एटिपिकल मीन जो कि नॉर्मली जहाँ पे नहीं होते। वीनस थ्रोम्बोसिस होते हैं जिसमें कहाँ कहाँ होते हैं, लीवर के लेवल, बुडचेरी, पोर्टल वेन, सेरिब्रल ब्रेन के लेवल पे और डर्मल थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हो जाती है इन पेशेंट के अंदर। अब हम डायग्नोस्टिक टूल पढ़ते हैं। जो ओवरऑल बात करें तो हम कहते हैं कंप्लीमेंट टेस्ट। कंप्लीमेंट टेस्ट करवाते हैं जिसमें हमने कंप्लीमेंट टेस्ट या कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, जिसमें हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट प्रोटीन का लेवल चेक करवाते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली क्लासिकल पाथवे की बात हो तो उसमें कंप्लीमेंट 50 टेस्ट करवाएंगे। ये टेस्ट का एक नेम है जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्लीमेंट प्रोटीन का लेवल चेक करवाते हैं। लो है तो पता चलता है, अगर तो अर्ली में लो है तो उसमें क्या होगी, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए ज़्यादा होगी, लाइक एसएलई। और अगर लेट में कम है तो इसमें नज़ेरिया का इन्फेक्शन पेशेंट में ज़्यादा होता है। तो ये क्लिनिकल पिक्चर और ये टेस्ट क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं डिजीज को। अब समरी हम देख लेते हैं। एक्टिवेटर क्लासिकल पाथवे कौन है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आते हैं और इसमें आगे C3 कन्वर्टेज किसको कहते हैं, C4b एंड C2b को, और C5 कन्वर्टेज किसको कहते हैं, C4b, C2b एंड C3b को। और इनहिबिटर कौन कौन से हैं, जैसे कि C1 का इनहिबिटर C1 इनहिबिटर, C3 का इनहिबिटर कौन सा है, DAF, और CD55 को C3 इनहिबिटर है ये। और एक मैक है, ये क्या है, ये मैक का जो इनहिबिटर है वो कौन सा है, CD59 प्रोटेक्टिन। ठीक है, और जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो एंजियोडीमा, और इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हेमाचूरिया हो जाएगा। डायग्नोसिस में क्लासिकल CH50 टेस्ट या 50 लेवल टेस्ट हम करवाते हैं। थैंक यू वेरी मच।